जा सकती है। कैंसर से लेके, डायबिटीज से लेके, अर्थराइटिस से लेके, ब्रोंकाइटिस से लेके, ब्रोंकियल निमोनिया से लेकर, ट्यूबरकुलोसिस से लेके, गंभीर से गंभीर बीमारी और हल्की से हल्की बीमारी सब मिलाकर अगर योग और प्राणायाम से ठीक हो सकती है तो चिकित्सा स्वावलंबन का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। आयुर्वेद का भी अगर हम इलाज करें तो उसमें दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है और वैद्य जी की कृपा दृष्टि अपने ऊपर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो योग और प्राणायाम करें तो ना वैद्य जी की दरकार है, ना आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की भी दरकार है। हम तो अपनी सांस पर ही नियंत्रण करके पूरा चिकित्सा स्वावलंबन अपना और दूसरों का कर सकते हैं और 50 लाख करोड़ का दुनिया का जो साम्राज्य बन गया है दवा कंपनियों का, इसको ध्वस्त कर सकते हैं और रावण की लंका की तरह से जला सकते हैं। इसी तरह से शिक्षा में स्वावलंबन हम ला सकते हैं। हमारे भारत स्वाभिमान के थोड़े दिन में 11 लाख से ज्यादा योग शिक्षक हो जाएंगे। हर गांव में एक योग शिक्षक अगर हो गया तो 6,38,365 गांवों में योग की कक्षा लगेगी 1 घंटे और 1 घंटे शिक्षा का काम चले। हर हमारा योग शिक्षक शिक्षा में भी चला जाए और विद्यार्थी जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास पैसे नहीं, जिनके पास फीस नहीं, उनको हमारा योग शिक्षक पढ़ाए और पढ़ाई वो पढ़ाए जो मैकॉले वाली नहीं हो, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो मैकॉले की पढ़ाई पढ़ेंगे। अगर हमारे स्कूल में आएंगे तो वो भारत स्वाभिमान की पढ़ाई पढ़ेंगे। तो उनको योग सिखाएं, प्राणायाम सिखाएं, शरीर विज्ञान बताएं, थोड़ा आयुर्वेद सिखाएं, थोड़ा नेचुरोपैथी सिखाएं, जीवन में काम आने वाली विद्याएं अगर देना शुरू करें तो मैं तो गारंटी देता हूं कि कोई भी उन स्कूलों में नहीं जाएगा, सब आपके यहां भर्ती हो जाएंगे आके। क्योंकि गांव के विद्यार्थियों को जो ज्ञान चाहिए वो किसी स्कूल में नहीं है। आप उनको बताओ ऊसर जमीन को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, गोबर गोमूत्र कैसे उपयोग कर सकते हैं, खेती का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उत्पादन बढ़ा के रोजगार कैसे निर्माण होता है, ये शिक्षा देना अगर आप शुरू कर दो तो ये सब स्कूल थोड़े दिन में वीरान नजर आएंगे। क्योंकि इन स्कूलों में यही शिक्षा नहीं दी जा रही है, फालतू शिक्षा देके समय खराब कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो शिक्षा में हम स्वावलंबी हो सकते हैं, चिकित्सा में स्वावलंबी हो सकते हैं। और मैं तो वो दिन का सपना देख रहा हूं कि हमारा एक एक योग शिक्षक किसी गांव के लिए न्यायाधीश का काम करे, न्यायकर्ता बने, न्यायदाता बने। क्योंकि जब आप गांव में ये सब काम शुरू कर देंगे, योग सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, विद्या देंगे, दान देंगे शिक्षा का, तो गांव वाले वैसे ही आपको मान लेंगे कि आप ही सबसे वरिष्ठ हैं। और आप जब सबसे वरिष्ठ हो गए तो आप न्याय भी करने लगेंगे। गांव वाले अपने मामले लेकर आपके पास आएंगे, फैसले देना शुरू कर दीजिए। और फैसला देने के लिए धर्म के 10 लक्षण याद रखिए, महर्षि दयानंद जी की पुस्तक ले जाइए, यहाँ से पढ़ते रहिए। उन धर्म के 10 लक्षणों के आधार पर बड़े बड़े मुकदमों का फैसला दे सकते हैं। और अगर ज्यादा गंभीर मुकदमे आए तो याज्ञवा हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, वो पढ़ लीजिए। भारतीय न्याय शास्त्र है, मनुस्मृति है। ये भारत में इतने ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं कि जिनका थोड़ा सा अभ्यास करके आप बड़े बड़े मामले। एक हमारे भारत स्वाभिमान के सहयोगी उपेक्षक है, नाम है वीरेंद्र हेगड़े, कटक में रहते हैं, धर्मस्थल में। मैं सबसे पहली बार जब उनको मिला था तो मैंने कहा आप क्या करते, तो उन्होंने बहुत संक्षेप में कहा कि मैं न्याय, तो उन्होंने कहा मैं धर्माधिकारी हूं, न्यायाधिकारी हूं। इधर आसपास के हजारों गांव के लोग आते हैं मेरे पास, अपने मामले लेकर आते हैं और वो मेरे सामने प्रस्तुत करते हैं, मैं उसमें न्याय देता हूं। एक तरफ वादी रहता है, एक तरफ प्रतिवादी रहता है। तो मैंने कहा आप किस आधार पर न्याय करते हैं? आईपीसी के आधार पर, सीआरपीसी के आधार पर, सीपीसी लगे ये न्याय। तो मैं तो भारत में जो धर्म की परिभाषा है, जो भी आधार पर फैसले करता हूं, वादी भी खुश रहता है, प्रतिवादी भी खुश रहता है, सत्य के आधार पर। फिर मैंने उनसे पूछा अब तक आपने कितने मुकदमों के फैसले किए? तो मुझे कहा कि कम से कम 20,000 तो कर ही चुका हूं, उससे ज्यादा ही होंगे। अब एक न्यायाधिकारी 20,000 मुकदमों का फैसला कर सकता है अपने जीवन में, तो मुझे लगता है हमारा एक एक योग शिक्षक अगर तैयार हो गया तो गांव में छोटे मोटे मामलों से लेकर गंभीर मामलों तक न्याय में हम दक्ष हो जाएंगे और लोगों को न्याय दिला पाएंगे। ये आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी धर ही रहे एक तरफ, हम तो गांव में समानांतर न्याय व्यवस्था स्थापित करके स्वावलंबी न्याय में दे सकते हैं, स्वावलंबी हो सकते हैं, चिकित्सा में, न्याय में, उद्योग में, व्यापार में, कृषि में। और अगर सब स्तरों पर स्वावलंबन आ गया तो देश तो फिर खड़ा हो जाएगा। और ये देश अगर फिर खड़ा हो गया तो दुनिया को एक आदर्श बन जाएगा। नगर हमारे खड़े हो ही जाएंगे। नगरों की एक दो छोटी मोटी समस्याएं हैं,
नगरों में बिजली कमी है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए एक ही वाक्य कहता हूं कि भारत में बिजली की कमी 1% भी नहीं है, बिजली की व्यवस्था में खोट है। हमारे यहाँ क्या होता है, बिजली बनती है किसी बड़े बिजली घर में और उसका फिर ट्रांसमिशन होता है हजारों मील दूर, हजारों किलोमीटर दूर। जैसे बिजली बनती है एक जगह, आप सभी जानते हैं, और बिकती है जाके मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद, सिकंदराबाद। तो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है और इसमें हजारों किलोमीटर की यात्रा तारों के द्वारा होती है। और आप जानते हैं बिजली एक ऐसी ऊर्जा है जिसका ट्रांसमिशन नहीं करना चाहिए। जहां पैदा हुई वहीं उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो ट्रांसमिशन में सबसे ज्यादा लॉस होता है। आपको मालूम है हमारे देश में 33% ट्रांसमिशन लॉस है। सरकार कहती है कि 1 लाख मेगावाट बिजली हम पैदा करते हैं हर घंटे, इसमें 33,000 मेगावाट बिजली खर्च हो जाती है ट्रांसमिशन में। मैंने सोचा कि अगर ये ट्रांसमिशन में खर्च होने वाली बिजली को ही बचा लें तो 1,33,000 मेगावाट बिजली आ तो आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है। इसका बहुत सामान्य तरीका है कि बड़े उद्योगों को और रेल को लगने वाली बिजली अलग कर दो और गांव के घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली अलग कर दो। गांव के घरों में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो 230 वोल्ट की है। रेलवे और बड़े कारखानों में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो 11,000 वोल्ट की है। 11,000 वोल्ट की बिजली बड़े बिजली घरों से दे दो, रेल को और कारखानों को, और गांव की 230 वोल्ट की बिजली के लिए छोटे बिजली घर बना दो, 10-10, 20-20, 50-50 गांव का समूह बनाकर, और उसके लिए थोड़ा सा खर्चा करना। वो खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा। स्विस बैंक में जो 100 लाख करोड़ से ज्यादा जमा है, जिस दिन वो भारत में आ जाएगा उसके 1% के खर्चे में भारत में 33,000 मेगावाट बिजली पैदा हो जाएगी। तो हम बिजली में भी शहरों को स्वावलंबी बना सकते हैं, पानी में भी शहरों का स्वावलंबन हो सकता है, सड़कों में भी शहरों को स्वावलंबी बना सकते हैं। हर स्तर पर यह देश स्वावलंबी हो सकता है क्योंकि भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने इस देश को इतना दिया है, दिल खोल कर दिया है, जी खोल कर दिया है। बस वो दिखाई देना चाहिए और उसका सही नियोजन करने की बुद्धि और क्षमता हमें आनी चाहिए और उसके हिसाब से तकनीकी और विज्ञान का विकास हमें करना है और वैसे संकल्पवान लोगों को खड़ा करना है जो इस काम को कर सकें। तो आप सभी वो संकल्पवान लोग हैं जो आने वाले समय में इस देश में खड़े होंगे और शायद भारत स्वाभिमान ही इस काम में अगुवाई करेगा, लीडरशिप लेगा और भारत देश को जो भी जरूरत की तकनीकी है, जो भी जरूरत के संसाधन है, उसको उपलब्ध कराने में, नीतियां बदलवाने में, कानून बदलवाने में और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारी भूमिका सबसे अग्रणी होने वाली है। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप जिस दिन महसूस करना शुरू कर लेंगे उसी दिन ये हो जाना शुरू हो जाएगी। मेरी एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है तो इस बात का होता है। आपका संकल्प जिस दिन बड़ा हो जाएगा, अपने से बड़ा, परिवार से बड़ा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जिस दिन आप संकल्प करना शुरू कर देंगे, हर काम हमारे लिए सामान्य काम हो जाएगा, मामूली काम हो जाएगा जिसको हम आसानी से कर पाएंगे। यही भावना के साथ आप शुभकामनाएं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना हूं कि जल्दी से सब लोगों में भारत सम्मान की ज्योति जले, हर दिल में आश पैदा हो जाए और सारा देश इकट्ठा होकर संबंध को बढ़ाए, स्वदेशी के मार्ग चलकर, और हम इस काम में सफलता पाएं। ऐसी ईश्वर से कामना के साथ आभार, बहुत धन्यवाद। तो ये स्वदेशी का बहुत बड़ा संकल्प, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनाने का यह अभियान भारत स्वाभिमान, इसका आर्थिक मूल्यांकन भाई राजीव जी आपके सामने रख रहे थे। इसी को एक कोई चीज को देखें तो 4 करोड़ रुपये कीटनाशक बाहर की विदेशी कंपनियों से खरीद बचत हो रहा, पूरे देश